17 दिसंबर की सुबह रूस की राजधानी मॉस्को का तापमान शून्य से नीचे था। सड़कों पर बर्फ जमा थी, लेकिन फिर भी सामान्य गति से जीवन वहां के लोगों का चल रहा था। लेकिन सत्ता के गलियारों में तो हमेशा की तरह हलचल मची थी। अभी लड़ाई भी चल रही है। रूसी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर एक इमारत में कद्दावर फौजी पी रहा था चाय। उसे तड़के सुबह ड्यूटी पर निकलना था और उसका असिस्टेंट उससे पहले दे रहा था उसे ब्रीफिंग। जैसे ही वो बाहर निकला, कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स सतर्क हो गया। थोड़ी देर बाद इमारत के बाहर रखे इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक भीषण धमाका हुआ और इस धमाके में 2 लोगों की हो गई मौत। इन 2 लोगों में से एक थे लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव। वो रूस के न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्सेस एनबीसी के मुखिया थे। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में कई फौजी ऑफिसर्स को मारा गया, लेकिन इगोर किरिलोव की हत्या ने रूस को हिलाकर रख दिया है। कौन थे किरिलोव, उन्हें किसने और क्यों मारा, और रूस के लिए ये बड़ा झटका क्यों है, आज हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव की खास पेशकश राजदूत देख रहे हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 2024। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन एसबीयू ने एक मुकदमा दर्ज किया। इल्जाम था यूक्रेन युद्ध में लगभग 5000 केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का। एसबीयू ने दावा किया कि रूसी सेना ड्रोन से केमिकल्स गिराती है और इसके चलते लगभग 2000 यूक्रेनी सैनिकों को अस्पताल ले जाना पड़ा। ये हमले इगोर किरिलोव के हुक्म पर किए गए थे, इसलिए वो मुख्य आरोपी हैं, ऐसा इल्जामों में कहा गया। यूक्रेन रूस पर टीयर गैस में इस्तेमाल होने वाली गैस के हमले का आरोप पहले भी लगा चुका है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत जंग में इन गैसेस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और इस कन्वेंशन को रूस भी मानता है। यूक्रेन के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन ने भी रूस पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मई 2024 में यूएस ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन में क्लोरोपिक्रिन गैस का इस्तेमाल किया। ये एक चोकिंग एजेंट है और ये पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल होता था। ब्रिटेन ने अक्टूबर 2024 में किरिलोव पर प्रतिबंध लगा दिए थे, इस आधार पर कि उन्होंने यूक्रेन में केमिकल वेपन्स भेजे, इस्तेमाल करवाए। अब रूस ऑब्वियसली इन आरोपों से इनकार करता रहा है। उसका दावा है कि उसने 2017 में ही सभी केमिकल हथियार नष्ट कर दिए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि इसके 1 साल बाद ही रूसी एजेंट्स ने इंग्लैंड में सर्गेई किरपाल और उनकी बेटी पर नोविचॉक का इस्तेमाल किया था। किरपाल रूस के जासूस थे और बाद में डबल एजेंट बन गए और उन्होंने इंग्लैंड में शरण ली थी। बड़ा स्कैंडल हुआ था। 2020 में नोविचॉक का इस्तेमाल रूस के अंदर भी हो गया। एक दफ़ा विपक्षी नेता अलेक्सी नवलिनी पर, तब नवलिनी को आनन फानन में जर्मनी ले जाना पड़ा, तब जाकर वो जिंदा बच पाए। हालांकि रूस वापस लौटने पर उन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा गया और फरवरी 2024 में जेल में ही उनका देहांत भी हुआ। खैर, एसबीओ के मुकदमे के वक्त किरिलोव रूस में थे और उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके खिलाफ ट्रायल चलाने की बात हो गई। इसके कुछ घंटों बाद ही बम धमाके में किरिलोव की हत्या हो गई, वो भी रूस की राजधानी मॉस्को में। ये सनसनीखेज था क्योंकि यह हमला राष्ट्रपति पुतिन के घर के बिल्कुल पास हुआ था। मामला तब और गंभीर हो गया जब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीओ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। उसने ऑफिशियल बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन मीडिया संस्थानों को कंफर्म किया कि यह हमारा काम है, हमने धमाका करवाया। तर्क क्या दिया कि किरिलोव युद्ध अपराधी थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाकर हमने कोई गलत काम नहीं किया। वेस्टर्न प्रेस में इस तरह की बातें इससे पहले कई सारे वेस्टर्न टारगेट्स के लिए छप चुकी हैं, इसी तरह के जस्टिफिकेशन के साथ। गौर करने वाली बात है कि एसबीयू या यूक्रेन सरकार दोनों ने ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है। ऐसे मामलों में सरकारें वैसे भी ऑफिशियली कुछ कहने से बचती हैं। रूस ने क्या कहा इस सब पे? रूस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्रेमलिन ने कहा है कि ये एक आतंकवादी हमला था और उसने यूक्रेन पर निशाना साधा भी है। पूर्व राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को धमकी दे दी है और कहा है कि हमें हत्यारों को रूस में ही पकड़ना होगा और कीव में बैठे उनके आकाओं को पूरी तरह बर्बाद करना होगा। मेदवेदेव पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुके हैं, लेकिन उसमें गंभीरता का पुट उतना ज़्यादा होता नहीं, इसलिए अभी राष्ट्रपति पुतिन के बयान का इंतजार किया जा रहा है। 19 दिसंबर को पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कहा जा रहा है कि पुतिन उसी में अपने पत्ते खोल सकते हैं। इतना तो तय है कि रूस किरिलोव की हत्या का जवाब देगा ही देगा, लेकिन कब और कैसे, ये पूरी तरह से पुतिन पर ही निर्भर करता है। इस मामले में एक और अपडेट है। 18 दिसंबर को रूसी जांच एजेंसी एफएसबी ने 29 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो उज़्बेक मूल का है। एफएसबी का दावा है कि उसको यूक्रेन ने हायर किया था और उसे $1 लाख की सुपारी भी दी गई थी। ये भरोसा भी दिया गया था कि काम खत्म होने के बाद ईयू के किसी देश में उसे
बसा दिया जाएगा। ये रूस की जांच एजेंसी का कहना है। बकौल एफएसबी यूक्रेन के दिशा निर्देश पर ही ये लड़का मॉस्को पहुंचा, वहां बम बनवाया, फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर में फिट किया, फिर स्कूटर को किरिलोव की इमारत के बाहर छोड़कर आ गया। इस बारे में ये भी बताया जा रहा है कि निगरानी रखने के लिए इस लड़के ने एक कार को भी हायर किया था और उसमें कैमरा लगाया था और इस कैमरा का फीड सीधे यूक्रेन में उसके हैंडलर्स के पास जा रहा था और जैसे ही किरिलोव बाहर निकले उसने बटन दबा दिया। यानी हो सकता है कि घटना का एक गोरी विजुअल भी मौजूद हो। अब आप जानना चाहेंगे कि इगोर किरिलोव थे कौन। हमने पहले भी बताया कि 2017 से न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन यूनिट एनबीसी को लीड कर रहे थे। रूसी फौज के मुताबिक वो यूनिट न्यूक्लियर बायोलॉजिकल या केमिकल हमले की स्थिति में अपने सैनिकों को बचाया कैसे जाए इस पे काम करती है। ये दिखाने के दांत है। फौजी यूनिट चलाने के अलावा कि लोग प्रोपेगेंडा के भी मास्टर थे। वो अक्सर टेलीविजन पर नजर आते थे। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को जायज़ ठहराने के लिए कई ऐसी थेरीज दी थी जिनका कोई सबूत कभी मिला नहीं। जैसे वो दावा करते थे कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स। अमेरिका येलो फीवर वाले मच्छर को रूसी सैनिकों पर छोड़ने वाला है, ये एक और क्लेम था। और ये क्लेम भी था कि यूक्रेन की आर्मी रूस पर डर्टी बॉम्ब गिराने की तैयारी कर रही है। 2017 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद पर सरीन गैस का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा था। कहा गया था कि असद के हुक्म पर सीरियन आर्मी ने केमिकल बॉम्ब्स गिराए। तब रूस और सीरिया ने मिलकर हेग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और इस कॉन्फ्रेंस में इगोर किरिलोव को आगे किया गया था और वहां पर किरिलोव ने कहा था कि ये इल्ज़ाम झूठा है। पश्चिमी देशों ने सैंपल में सरीन मिलाई और वो जानबूझकर सीरिया को बदनाम करना चाहते हैं। अब एक सवाल और बचता है कि किरिलोव की हत्या कितना बड़ा इंसिडेंट है, कितनी गंभीर बात है। जो एक्सपर्ट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं आईआर को, वो ये कह रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा असर काइनेटिक टर्म्स में नहीं दिखेगा, न तो जंग में और न ही डिप्लोमेटिक मंचों पर, क्योंकि दोनों देश जंग की स्थिति में एनी विच वे हैं और जंग में इस तरह की घटनाएं हो जाया करती हैं। रूस के लिए ज़रूर ये बड़ा झटका है क्योंकि किरिलोव उन लोगों में से थे जो प्रोपेगेंडा मशीनरी को मजबूत करते थे। 37 सालों का उनका एक्सपीरियंस था। यूक्रेन में कई अटैक कैंपेन्स को उन्होंने करीब से देखा था और उनमें इनपुट्स भी दिए थे, इसलिए रूस की सरकार को उनकी कमी खल सकती है। रूस के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि इसने उनकी अभेद्य छवि को धक्का पहुंचाया है एक बार फिर से कि आपको क्रेमलिन के पास बड़े सीनियर फौजी को भी उड़ाया जा सकता है इस तरह से, और फिर बाकियों की बात कौन ही करेगा। अब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीओ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, सोवियत संघ से यूक्रेन की आज़ादी के बाद जब विघटन हो गया। शुरुआती दौर में इसकी पहचान एक दमनकारी खुफिया एजेंसी के तौर पर होती थी। 2013-14 के यूरो मैदान क्रांति के बाद इसे पूरी तरह बदला गया और उस समय कहा जाता था कि एसबीओ में यूक्रेन से ज़्यादा रशियन एजेंट्स काम करते हैं। 2014 में ही क्रीमिया पर रूस ने हमला किया। उसने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही गुटों को भड़काया भी। इसके बाद लंबा सिविल वॉर शुरू हुआ, अभी भी चल ही रहा है, अब तो पूरा अटैक ही हो गया। उस दौर में एसबीओ ने डॉनबास इलाके में विद्रोहियों के खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए थे। फिर फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इसके बाद एसबीओ ने रूस के अंदर ऑपरेशंस चलाए। अगस्त 2022 में मॉस्को में एक दक्षिणपंथी दार्शनिक अलेक्जेंडर डुगिन की कार में बम लगाया गया। डुगिन को पुतिन का वैचारिक गुरु भी कहा जाता है और एसबीओ ने उन्हें मारने के लिए बम सेट किया था, लेकिन उस रोज़ उनकी बेटी डारिया डुगिना वो कार लेकर चली गई। रास्ते में धमाका हो गया और डुगिना की मौके पर मौत हो गई। फिर अप्रैल 2023 में सेंट पीटर्सबर्ग के कैफ़े में बम फटा। इसमें व्लादिमिर ततास्की की मौत हो गई। ततास्की एक ब्लॉगर थे और वो प्रो मिलिट्री ब्लॉग चलाते थे। इस मामले में एक रूसी महिला को अरेस्ट भी किया गया और उसने कहा कि मैं अलेक्स नावलिनी की समर्थक हूँ। दिसंबर 2023 में यूक्रेन के एक पूर्व सांसद इलिया किएवा को मॉस्को में गोली मार दी गई। वो रूस के समर्थक थे। जंग शुरू होने से ठीक पहले मॉस्को भाग गए थे। एसबीओ के प्रवक्ता ने टीवी पर स्वीकारा कि किएवा को निशाना बनाया गया है। 2024 में एसबीओ ने अपनी रणनीति को थोड़ा बदला भी। पहले उसका ध्यान प्रो मिलिट्री ब्लॉगर्स और भगौड़े राजनेताओं पर था। नए साल में उसने रूस के मिलिट्री लीडर्स को निशाने पर लिया। 12 दिसंबर को मॉस्को में मिखाइल सास्की की हत्या हुई। वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ब्यूरो के डेप्यूटी जनरल डिज़ाइनर थे। ये ब्यूरो रूसी मिसाइल्स को अपग्रेड करने के मिशन में जुड़ा है, एक की टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। इस हत्या का इल्ज़ाम भी तब एसबीओ पर ही लगा था, लेकिन ऑफिशियली तब कोई स्टेटमेंट आया नहीं था। 17 दिसंबर को इगोर किरिलोव की हत्या ने एसबीओ को फिर से चर्चा में ला दिया है। कहा जा रहा है कि उसने एक रेड लाइन क्रॉस की है। रूस इसका जवाब देगा, ये बात तो तय है, लेकिन हाल की स्थिति ये है कि रूस की हवाओं में आशंकाओं और दहशत का धुआं
जरूर भूल चुका है कि अगला टारगेट कौन है। रूस का चैप्टर यहीं तक। अब कुछ आपको बोनस अपडेट्स देते हैं। पहली खबर ऑस्कर से संबंधित है। लापता लेडीज रेस से बाहर हो चुकी है। इस फिल्म को भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म इस कैटेगरी के लिए भेजा गया था, लेकिन पहली शॉर्टलिस्ट में उसका नाम नहीं है। हालांकि हिंदी भाषा की एक फिल्म है रेस में अभी भी। इसका नाम है संतोष और इसे ब्रिटेन ने अपनी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा है। ऑस्कर्स के लिए फाइनल नॉमिनेशन का ऐलान 17 जनवरी 2025 को होना है। 2 मार्च 2025 को इसके विजेताओं का नाम घोषित किया जाएगा। आज तक कोई भी भारतीय फिल्म ऑस्कर्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में जीत नहीं पाई है। सिर्फ 3 फिल्में फाइनल नॉमिनेशन तक पहुंची हैं। 1958 में मदर इंडिया, 1989 में सलाम बॉम्बे और 2003 में कौन सी थी, आप कमेंट में बताइएगा। मैं ही बता देता हूँ, लगान थी। दूसरी खबर साउथ कोरिया से है। वहाँ 14 दिसंबर को राष्ट्रपति युग सुक योल इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ था। इस मामले में संवैधानिक अदालत सुनवाई कर रही है। युन का राजनीतिक भविष्य इसी अदालत के फैसले पर टिका है। अगर अदालत ने महाभियोग का फैसला बरकरार रखा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फैसला आने तक प्रधानमंत्री हान डाक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में रहने वाले हैं। इस मामले में एक बड़ा अपडेट भी है। 18 दिसंबर को करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस CIO ने युन को समन भेज दिया बगावत और मार्शल लॉ से जुड़े केस में पूछताछ के लिए, मगर युन नहीं गए। अब उन्हें दूसरा समन भेजा जाएगा। अगर वो तभी भी नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है। युन और उनके कुछ करीबी लोगों के देश से बाहर जाने पर रोक भी लग गई है। पुलिस के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री और CIO उनकी जांच कर रही है। अगर उनके खिलाफ दोष साबित हो जाता है तो उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है। आज का राजदूत यहीं तक। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। राजदूत की इस किस्त को भी आपके लिए तैयार किया था अभिषेक ने और इसे रिकॉर्ड किया था निवेदिता ने अभिषेक के ही साथ। देखते रहिए खबरगांव।